सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे विभव सीडी। विभव सीडी जो हम पिछले वाले वीडियो में बात कर रहे थे, उस पर कण जब आपतित होता है और कण की जो ऊर्जा है वो पोटेंशियल स्टेप या विभव सीडी की जो ऊंचाई है उससे कम हो, ई जो है वो वी नोट से कम हो, तो परावर्तन गुणांक क्या होगा, पारगमन गुणांक क्या होगा और चिरसम्मत यांत्रिकी और क्वांटम यांत्रिकी के जो परिणाम हैं उनमें क्या भिन्नता होगी। जब एनर्जी ई ग्रेटर देन वी नोट होगी, उसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कण की ऊर्जा विभव सीडी की जो ऊंचाई है वी नोट उससे कम हो तो क्या परिणाम निकलेंगे। दो रीजन्स यहाँ पे हमने डिवाइड कर रखे हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो x से कम वाला रीजन उसको रीजन फर्स्ट बोल रहे हैं, और जो x इक्वल टू 0 से आगे वाला पार्ट है उसको रीजन हम सेकंड बोल रहे हैं। तो दो रीजन्स में हमने डिवाइड किया हुआ था, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट रीजन में जो श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण है। एक बार मैं श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण लिख देता हूँ। वो क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। अब वन डायमेंशनल केस में केवल डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर वेव फंक्शन प्लस में पोटेंशियल वेव फंक्शन और सामने की तरफ इक्वल टू में ई और वेव फंक्शन। ये श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण होती है। इसको यदि हम रीजन फर्स्ट में जहाँ पे पोटेंशियल v की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे लगाते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इस अवकल समीकरण को यदि सॉल्व करते हैं तो रीजन फर्स्ट में जो तरंग फलन मिलता है हमें ये मिलता है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपतित तरंग को इंगित करती है और जो सेकंड टर्म है वो पोटेंशियल स्टेप से टकराने के बाद परावर्तित तरंग को इंगित करती है। फिर सेकंड रीजन में बात करें जहाँ पे पोटेंशियल का मान एनर्जी से ज़्यादा है, तो उसमें भी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को सरल करते हैं, सोल्व करते हैं, तो ये रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे v जो है वो e से बड़ा होने के कारण माइनस साइन बाहर आएगा। अब ये माइनस साइन बाहर आया है तो इसको जब सोल्व करते हैं तो यहाँ पे तरंग फलन का इमेजिनरी पार्ट हमें नहीं मिलेगा, केवल रियल पार्ट मिलेगा। ऊपर वाले सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में डिफरेंस देखें तो वहाँ पे आयोटा आ रहा है टर्म के अंदर और इसमें रियल पार्ट आ रहा है, आयोटा तरंग फलन के अंदर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे दो तरंग फलन हमें मिल गए, इनमें चार कांस्टेंट्स हैं a, b, c डैश और d डैश। इनको हम जो सीमांत प्रतिबंध हैं उनकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है, निकालना है। अब पहली कंडीशन हम लगाते हैं तरंग फलन की, कि तरंग फलन हमेशा या कहीं पे भी अनंत नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। उसकी प्रवणता है वो हमेशा उसका भी ना मान जो है वो सतत होना चाहिए और कहीं पे भी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, और कहीं पे भी देखें तो उसका मान अनंत नहीं जाना चाहिए तरंग फलन का। तो अब सॉल्यूशन नंबर रीजन सेकंड में जो तरंग फलन है उसके ऊपर आते हैं और उसको देखें तो x की हायर वैल्यूज़ के लिए जब x बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ये वाली जो टर्म है इसमें एक्सपोन ई क्यूब पावर यदि अपन इन्फिनिटी लगाते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब तरंग फलन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब तरंग फलन इन्फिनिटी नहीं हो इसके लिए जो c डैश है उसको हम मान लेते हैं 0। अब यही चीज़ e की पावर यदि माइनस इन्फिनिटी हो तो क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, 0।
तो ये जो सेकंड टर्म आ रही है इसमें रीजन सेकंड में तरंग फलन के सॉल्यूशन में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट तरंग में फर्स्ट टर्म को यदि हमने एज इट इज़ रखा तो फिर रिजल्ट हमें इन्फिनिटी मिलेगा, और तरंग फलन कभी भी अनंत नहीं हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। इसलिए हमने सी डैश को मान लिया है शून्य। अब सी डैश को यदि हमने शून्य मान लिया है तो सेकंड रीजन में जो तरंग फलन हमें मिलेगा वो ये मिलेगा। अब केवल 3 नियतांक बच गए अपने पास में, ए, बी और डी डैश। इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, या हम बोल सकते हैं बी और डी डैश की जो वैल्यूज होंगी वो इन द टर्म्स ऑफ ए में हमें निकालना है यूजिंग सीमांत प्रतिबंध, बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस 2 हैं कि तरंग फलन सतत होना चाहिए। सतत का मतलब है कि रीजन सेकंड और फर्स्ट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे दोनों तरंग फलनों का मान बराबर होना चाहिए। और दूसरी, उनके जो प्रवणता है दोनों तरंग फलनों की, उसका मान भी बराबर होना चाहिए। ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस यदि हम लगाते हैं तो देखें क्या क्या रिजल्ट मिलता है। एक रिजल्ट तो मिलता है a प्लस बी इक्वल टू में डी डैश। ये तो हो गया तरंग फलन की सतत वाली जो कंडीशन है उससे रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट हमें मिलता है प्रवणता से। तरंग फलन की प्रवणता है उसका मान भी बराबर होना चाहिए बाउंड्री के ऊपर दोनों रीजन्स की पे। वो लगाते हैं तो ये परिणाम हमें मिलता है आयोटा के a माइनस बी इक्वल टू में माइनस डी डैश। अब हमें b और d डैश की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ a। तो ये जो दोनों रिजल्ट्स हमें मिले हैं सीमांत प्रतिबंध लगाने के बाद, उन दोनों से हमें मिल जाता है b और d डैश की वैल्यू। b और d डैश की वैल्यू वापस हम तरंग फलनों में यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड के तरंग फलन मिल जाते हैं, जहाँ पे ए, बी और डी डैश हैं वो आपतित और पारगमित जो तरंगे हैं उनके आयाम को दिखाते हैं। अब प्रावर्तन गुणांक, जैसा कि हमें पता है कि प्रावर्तन गुणांक किस तरीके से निकालते हैं। प्रावर्तन गुणांक होगा जो प्रावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व है उसमें हम भाग दे दें आपतित प्रायिकता धारा घनत्व, तो हमें मिल जाएगा प्रावर्तन गुणांक। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने प्रायिकता धारा घनत्व किस तरीके से निकालते हैं वो बात की थी। तो उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे हमने उनको सीधा उपयोग किया है। सीधा उपयोग यदि करें तो r की जो वैल्यू मिलेगी प्रावर्तन गुणांक की वो b/a के मोड का होल स्क्वायर होगी। अब b की वैल्यू हमें a की टर्म्स में पता है, तो वो यदि सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये रिजल्ट मिलेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आती है। अब इसके बाद में किसी इमेजनरी नंबर का यदि स्क्वायर है, किसी इमेजनरी नंबर का स्क्वायर है तो वो जो ओपन होता है तो वो होता है a और a स्टार। ए स्टार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो जहां पे आयोटा आ रहा है उसकी जगह पे माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली टर्म में। तो यहाँ पे भी यही किया है, जहाँ पे आयोटा आ रहा था उसकी जगह पे माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया। एक बार तो सेम वैसा का वैसा, और दूसरी टर्म में आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया। तो कैंसिल होकर रिजल्ट क्या मिलता है, r इक्वल्स टू 1। r इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि जब कण की ऊर्जा विभव सीढ़ी v0 से कम होगी तो कण हमेशा परावर्तित होगा, हमेशा परावर्तित होगा। r इक्वल्स टू 1 का ये मीनिंग है। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब कण के पाए जाने की प्रायिकता की बात करें रीजन सेकंड में। पाए जाने की प्रायिकता किस तरीके से देते हैं, रीजन सेकंड में जो तरंग फलन होगा उसका खुद का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये रीजन सेकंड में कण के पाए जाने की प्रायिकता को शो करता है। तो ये यदि हम यूज में लें तो कण के रीजन सेकंड में पाए जाने की प्रायिकता है वो शून्य नहीं है। चीर सम्मत यांत्रिकी के अनुसार देखें
तो कण के रीजन सेकंड में पाए जाने की कुछ भी प्रायिकता नहीं होती है, शून्य होती है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार यदि हम बात करें तो रीजन सेकंड में भी कण के पाए जाने की कुछ प्रायिकता होगी। अब बात करें प्रायिकता की कि प्रायिकता होगी तो कहाँ पे कितनी होगी। वो डिपेंड करेगी ये जो कांस्टेंट बीटा हम काम में ले रहे हैं उसके ऊपर। यदि बीटा की वैल्यू लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो रीजन सेकंड में कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है x के मान में वृद्धि होने पर बहुत तेज़ी से कम होगी और बहुत जल्दी शून्य हो जाएगी। और बीटा का मान बहुत अप्रोक्सीमेटली शून्य के आसपास है, उस केस में कण के पाए जाने की प्रायिकता रीजन सेकंड में धीरे धीरे कम होगी और x की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए इसका मान शून्य होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कण के पाए जाने की प्रायिकता जो रीजन सेकंड में है वो एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। वहाँ पे तरंग के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी जो प्रायिकता है उसका मान भी एक्सपोनेंशियली डिके होगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो विभव CD का टॉपिक है वो पूर्ण हो जाता है दोनों केसेस में, जब पोटेंशियल का मान कण की ऊर्जा से ज़्यादा हो और कण की ऊर्जा से कम हो। तो इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।